कहानी का शीर्षक है रिश्तों की मृत्यु। राजीव अभी नहाकर बाथरूम से बाहर निकला ही था कि उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। तौलियों को कमर के इर्द गिर्द लपेटकर राजीव ने फोन उठाया तो देखा कि उसकी छोटी बहन ज्योति की कॉल आई थी। लेकिन जब तक राजीव कॉल रिसीव करता तब तक कॉल कट चुकी थी। लेकिन तभी फिर से ज्योति की कॉल आ गई। राजीव ने कॉल पिक की तो उधर से ज्योति ने बताया कि वह कुछ ही देर में घर आ रही है। राजीव ने सोचा कि यह सूचना अपनी पत्नी विभा और छोटे भाई संजीव तथा उसकी पत्नी चारू को दे देनी चाहिए कि कुछ ही देर में ज्योति घर आ रही है। राजीव रूम से बाहर निकला तो ड्राइंग रूम में उसका छोटा भाई संजीव बैठा हुआ था। राजीव ने संजीव को बताया कि ज्योति आने वाली है। रविवार का दिन था और सुबह के 10 बज चुके थे तथा आज दोनों भाई राजीव और संजीव घर पर ही थे। दोनों की पत्नियां विभा और चारू गुस्से में रसोई घर में बर्तनों को पटकती हुई काम कर रही थी, जबकि बच्चे मुंह फुलाकर अपने अपने कमरों में जाकर बैठ गए थे। आज सबका बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम जो था, चूंकि गर्मी के दिन थे तो सब लोग वाटर पार्क जाने वाले थे। दिन भर वहां मस्ती करने का प्रोग्राम था सभी का। लेकिन जब से सुना है कि राजीव और संजीव की छोटी बहन ज्योति यानी बच्चों की बुआ घर पर आ रही है, तो बस तब से छोटे बड़े सबके मुंह फूल गए थे। दोनों भाई आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनकी बातें सुनकर चारू रसोई घर में अपनी जेठानी विभा के पास गई और उससे बोली, देख लो भाभी, इन्हें भी आज ही आना था और ये आ ही क्यों रही है। पूरा मूड ऑफ हो गया भाभी मेरा तो। अच्छा खासा प्रोग्राम बना था हम सभी का घूमने जाने का, परंतु इस ज्योति की बच्ची को भी आज ही आना था। उससे हमारी खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। ये सुनकर विभा बोली, और नहीं तो क्या चारू, उसे भी जरूर कहीं ना कहीं से खबर मिल गई होगी ना कि हमने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी है और निश्चित ही वह अपना हिस्सा लेने आ रही होगी। राम ही जाने। मैंने तो भैया को इनसे कहते सुना कि ज्योति आ रही है तो घर पर ही रहना होगा, कोई जरूरी काम है उसे। पर आपकी बात सुनकर लग रहा है कि वो शायद इसलिए ही आ रही है, और नहीं तो क्या। आजकल तो घोर कलयुग है। पहले तो फिर भी बहनें प्रॉपर्टी में हिस्सा छोड़ देती थी, लेकिन आजकल जैसे ही पिता की मृत्यु होती है मुंह फाड़ने लग जाती हैं। देख लेना, इसीलिए ही आ रही होगी वह ज्योति। पिछली बार तो बोल नहीं पाई होगी। आखिर बाबूजी जो खत्म हुए थे और रिश्तेदार सब यहीं पर थे, पर अब तो वह अपना हिस्सा लेगी ही, विभा ने कहा। परंतु एक बात समझ में नहीं आई भाभी, भला उसे कैसे पता चला होगा कि हमने प्रॉपर्टी बेच दी है। हमने तो ये काम बहुत ही चोरी छुपे किया था, उसे तो बिल्कुल भनक नहीं लगने दी थी। चारू ने कहा, अरे, लोगों से दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती है। जरूर किसी न किसी ने आग लगाई होगी। अब काम भी इतना चोरी छुपे गैर कानूनी तरीके से किया है कि पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए देवर जी और ये दोनों परेशान हैं। देखते हैं अब क्या होता है। अरे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत नाराज होगी, गुस्सा होगी और चिल्लाएगी। इसके अलावा वो क्या कर सकती है। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी पंचायत कर रही थी कि इधर दोनों भाई भी थोड़े परेशान थे कि आखिर कैसे अपनी बहन ज्योति को संभालेंगे।
अभी कुछ महीने पहले ही राजीव और संजीव के पिता की मृत्यु हुई थी। माँ तो बहुत पहले ही दुनिया से कूच कर चुकी थी। पिता अपने पीछे अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर गए थे। एक बड़ा सा घर था जिसमें दोनों भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। काफी सारे गहने थे और इसके अलावा एक पुश्तैनी जमीन भी थी जिसकी कीमत अच्छी खासी थी। उनकी एक बेटी भी थी, ज्योति, जिसका विवाह हो चुका था। वो अपने पति और परिवार के साथ अपने ससुराल में खुश थी। उसे पैसे आदि की कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा खासा धनाढ्य परिवार था। पिता अपने अंतिम समय में ज्योति के पास ही थे, क्योंकि वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुके थे। भाभीियों के पास तो आए दिन कोई ना कोई बहाना होता था उनकी देखभाल ना करने का। और सबसे बड़ा बहाना तो यह था कि भला ससुर की सेवा हम बहुएं कैसे करें, उन्हें अपने हाथों से कैसे खिलाएं पिलाएं। भाइयों के पास इतना समय नहीं होता था। वो तो सुबह के गए रात को ही घर आते थे। हर सप्ताह घूमने फिरने जाने वाले इन लोगों के पास नौकर रखने लायक पैसे नहीं थे, परंतु घूमने फिरने के लिए थे। आखिर अपने पिता की ऐसी हालत देखकर ज्योति उन्हें अपने साथ ले गई थी। उसके पति और ससुर को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था। वह बहुत ही समझदार और सुलझे हुए संभ्रांत लोग थे। खैर, जब कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हुई तो उनके शव को दोनों भाई अपने घर ले आए और वहीं से सारा क्रियाक्रम किया गया। कहीं बहन अपना हिस्सा न मांग ले, इसलिए दोनों भाइयों ने कहा था कि हम अभी प्रॉपर्टी में कोई बंटवारा नहीं करना चाहते हैं। खैर, ज्योति ने भी यही सोच रखा था कि उसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आखिर पिता के जीते जी जिन भाइयों ने कभी याद नहीं किया भला वो पिता के जाने के बाद क्या व्यवहार निभाएंगे, और फिर उसके पास क्या कमी है जो वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती। जितनी उसके पति और ससुर की कमाई थी उसमें उनका गुजर बसर अच्छे से हो रहा था और बचत भी हो जाती थी। उसके हर निर्णय में उसके ससुर और पति उसके साथ थे। किंतु अचानक ऐसा क्या हुआ कि ज्योति आज अपने मायके आ रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक बाहर से बड़े भैया के जोर जोर से बोलने की आवाज आने लगी। देखो ज्योति, तुम्हें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिलेगा इसकी कोई उम्मीद मत करना। तुम माता पिता की प्रॉपर्टी पर केवल बेटों का ही अधिकार होता है। आखिर उनके सारे कर्जे तो हम चुका रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी हमारा ही हक होगा। उनकी आवाज सुनकर सब लोग बाहर आ गए। ये क्या कह रहे हो भैया? पहली बात तो जहां तक मुझे याद है पापा ने कभी कोई कर्ज नहीं लिया, उनके नाम पर कोई कर्जा नहीं था। और दूसरी बात, अगर कोई कर्जा है भी तो मुझे बताइए, मैं भी बराबर योगदान दूंगी कर्जा चुकाने में। पर मैं अपना हिस्सा जरूर लूंगी, ज्योति ने दृढ़ स्वर में कहा। अब की बार विभा ने कहा, अरे अब कौन सा कर्जा, सारे कर्जे तो हमने चुका दिए हैं, तो अब क्या फायदा। एक बात बताओ, क्या हिस्सा इतना जरूरी हो गया कि उसके लिए अपना मायका छोड़ दोगी आप? कल को आपके बच्चों की शादी होगी तो भात कौन भरेगा? हम लोग ही ना। माफ करना भाभी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए आपका भात।
आप अपने ही पास रखिए अपना भात। मैं अपने भात का बंदोबस्त स्वयं कर लूंगी। ज्योति ने पलटकर बहुत ही स्पष्ट रूप से जवाब दिया। हे भगवान, देखो तो कितना लालच भरा है इसमें। प्रॉपर्टी के लिए अपने बड़े भाई भाभीियों के सामने हो गई है। छोटे भाई ने कहा, भैया, मुझ में लालच भरा हुआ है, ये आप कह रहे हो। वो लोग जो झूठे दस्तावेजों पर प्रॉपर्टी अपने नाम कर रहे हैं, वो लोग ये बात कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। अचानक ज्योति ने कहा, तो सबकी बोलती बंद हो गई। आखिर ज्योति को कैसे पता चला? इतने में संजीव ने हकलाकर कहा, क्या क्या कहना चाहती हो तुम? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे, लोग तुझे हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। अच्छा, चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है ना? उसी की आवाज हकलाने लगती है। शर्म नहीं आई आप लोगों को? मेरा झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर पुश्तैनी जमीन बेचकर आ गए। जब मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था, तब याद नहीं आया था कि इसी मरी हुई बहन के यहाँ भात भी भरना है। ज्योति ने कहा तो काफी देर तक किसी से कुछ कहते ही न बना, लेकिन फिर विभा ने बेशर्मी से कहा, अरे, तुम्हारे भैया नहीं कह पा रहे हैं तो मैं कहती हूँ। तुम्हें तो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने की लग रही है। तुम्हें हिस्सा देकर करे क्या? ये हिस्सा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल ही चला जाएगा। कल को तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो उसमें भात भरना पड़ेगा, तो उसका खर्चा अलग से हम क्यों करेंगे? बस भाभी, बहुत बोल लिया आप लोगों ने। आज तक बर्दाश्त ही तो करती आई हूं मैं, परंतु अब मुझे मेरे पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा तो चाहिए ही चाहिए। रही बात तुम्हारे भात के खर्चों की, तो वो भरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने नकली दस्तावेज बनवाकर रही सही कसर भी पूरी कर ली है। अरे, इज्जत से कह देते मुझे कि आपको जमीन बेचनी है, मैं आकर साइन कर जाती। लेकिन नहीं, मन में तो मैल भरा हुआ था आप लोगों के, जो मुझे जीते जी ही मार दिया। आज तक कुछ ना बोलने वाली ज्योति इस तरह का रुख देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। इतना तो सबको समझ में आ चुका था कि वो अब चुप रहने वाली नहीं है। तभी घर के बाहर पुलिस खड़ी देखकर भाइयों के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ज्योति, तूने पुलिस बुला ली है? बहन, हम तेरे भाई हैं, थोड़ा हमारे बारे में तो सोच। लोग क्या कहेंगे? राजीव ज्योति के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, ये तो मेरा झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर प्रॉपर्टी बेचने से पहले सोचना चाहिए था आप लोगों को। पर तब क्या मैं तुम लोगों की बहन नहीं थी? रिश्तों को शर्मसार तो आप लोग कर रहे हो। मेरा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर प्रॉपर्टी बेच दी। आप लोगों ने इस कृत्य से मेरी झूठी मृत्यु नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों की सच्ची मृत्यु हुई है। याद रखिए, कुछ गलतियों की माफी नहीं होती है। आखिर दोनों भाई भाभी ज्योति के पैरों में ही गिर पड़े। इतना तो वो लोग भी जानते थे कि अगर ज्योति ने कानून का सहारा लिया तो उसे हिस्सा तो बराबर का मिलेगा ही। साथ ही साथ इतना बड़ा फ्रॉड करने पर दोनों भाइयों को जेल तक हो सकती है। इसलिए वो लोग अपने बच्चों की दुहाई देते हुए ज्योति से माफी मांगने लगे। उस समय तो ज्योति ने कुछ नहीं कहा।
आखिर इस फ्रॉड के कारण तो दोनों भाइयों को पुलिस पकड़कर ही ले गई। लेकिन 2 दिन बाद जब भाभियां उसके ससुराल आकर उसके पैरों में गिर पड़ी, तो आखिर उन लोगों को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर अपने पति के कहने पर ज्योति ने अपनी शिकायत वापस ले ली। कुछ दिनों बाद काफी मनमुटाव के बाद ज्योति को उसका हिस्सा दे दिया गया। लेकिन अब बहन भाइयों के बीच बोलचाल व्यवहार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन ज्योति को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह कहती है, ऐसे धोखेबाज और मतलबी रिश्तों से तो रिश्तों का ना होना ही अच्छा। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।